बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं STTV। आजकल हर चीज़ बैकड्रॉप में चली गई। एक ही खबर है, ईरान और इसराइल, और लोग बड़ी माइक्रो डिटेल्स के ऊपर कि उनके इतना पैसे खर्च हो गए मिसाइल पे, उनके इतने हुए, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको मैक्रो लेवल पे समझना भी ज़रूरी है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्लोबल लेवल पे एक आर्म रेसलिंग का एक मैच था? पुराने ज़माने में जब फ़ौजें आपस में इकट्ठी होती थीं तो पहले पहलवान भेजे जाते थे एक दूसरे से। अगर एक पहलवान दूसरे को मारते तो दूसरा आता था, फिर उसके बाद खुली जंग शुरू होती थी। तो जब ये ईरान और इसराइल का हुआ है तो इसके ऊपर काफ़ी निगोशिएशंस हुई हैं रशिया और चाइना के दरमियान और ईरान के साथ, और दूसरी तरफ से भी इसराइल और अमेरिका और UK वगैरह में। और जब ड्रोन अटैक हुआ तो जॉर्डन के ऊपर जो वसी अरीज़ एक आसमानी फ़िज़ा थी, उसमें जहाज़ों ने उड़ के ब्रिटिश फैंटम्स और यूरोफाइटर्स ने और अमेरिकन F-16 और 15 ने आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को निशाना बना के गिराया और ये आगे चलता रहा। प्रेसिडेंट पुतिन की एक ट्वीट बड़ी आजकल कोट की जा रही है। उन्होंने कहा इट इज़ रन अप टू द वर्ल्ड वॉर 3, जिसमें दोनों साइडें जो हैं वो अब एक तरह से उभर के सामने आ गई हैं कि हलीफ कौन कौन है। अपने बारे में उन्होंने ये कहा कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यमन और ईरान एक साइड पे और दूसरी साइड पे USA और नाटो कंट्रीज़, और इसराइल भी ज़ाहिर है उसमें शामिल है। यूरोप का और नेटो का तो किसी हद तक यूक्रेन वॉर जो है वो बंदोबस्त बेड़ा गर्क कर चुकी है। जर्मनी इज़ अ सिंकिंग इकॉनमी, UK में रिसेशन है। तो नाटो तो का मतलब फ्रांस मुसीबत में है, अमेरिका को खींचने के चक्कर में है कि वो आ जाए किसी तरह से, तो अमेरिका ही रह जाता है। दूसरी तरफ रशिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है यूरोप की, और चीन जो है वो तो हमें पता ही है कि ज़ाहिर है वो अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भेजनी शुरू कर दी हैं, तो सरप्लस है ट्रेड का हर तरफ से और फॉर्मिडेबल है। इस दौरान इसराइल को करने के लिए ईरान ने एक अटैक किया है उनके ऊपर, और जो बिल्कुल अपनी लोएस्ट टेक्नोलॉजी थी, उनके जो कामाकाजी ड्रोन्स थे वो गए हैं, 5 घंटे में उड़ के पहुँचे हैं और एक बेस को भी उन्होंने हिट किया। और अब आगे वॉर रुकवाने के लिए बात कर रहे हैं। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं वो चीन भी जा रहे हैं करने के लिए, यानी कि तो ये क्या हो रहा है इसको मज़ीद समझने के लिए, ताकि हम एक्सपर्ट से भी बात कर सकें जो रोज़ इस चीज़ को देखते हैं फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया कि क्या जाएगा, ताकि इसमें और क्लैरिटी आ सके। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार शिराजी साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा कुछ इस पर बातचीत करें, 2-4 लाइनें, फिर हम इस पर आगे बातचीत करते हैं। नहीं, डेफिनेटली जो पिछले साल से एक सूरत हाल चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर हमास के अटैक के बाद से, और उसके बाद हमने देखा है कि सिचुएशन जो है वो मुसलसल एस्केलेशन की तरफ ही बढ़ती गई है। और अगर इस दौरान हमने देखा है कि UN और यूरोपियन कैपिटल्स, इवन के US और तमाम प्लेयर्स ने कोशिश ज़रूर की है कि किसी तरह सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए, लेकिन हो नहीं पाई। और अल्टीमेटली आपने देखा कि 1 से 2 अप्रैल था मेरे ख़्याल में कि जब सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसीज़ को हिट किया गया इसराइल की जानिब से, वहाँ पे जिन पासरान इनकलाब के सीनियर वहाँ पे जर्नैल भी मारे गए। तो उसके बाद तो फिर हमें लग रहा था कि अब ये स्प्रेड करेगी सिचुएशन और आगे चीज़ें और भी लगता है कि ख़राब होंगी। इस दौरान हमने ये भी देखा कि यमन से भी जो बहरी रास्ते से एक ब्लॉकेट की कोशिश की गई और तिजारती जहाज़ों को रोकने की कोशिश की गई, तो ऑलरेडी एक स्प्रेड हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन ईरान के ऊपर बरह रास्त इस तरह उनके लोगों पे हमला करना, उसके बाद तो हमें लग रहा था कि सिचुएशन और ख़राब होगी। और फिर हुआ भी ऐसे कि जब अटैक हुआ तो फिर रिटेलिएट किया ईरान की जानिब से भी, बट हम समझ रहे थे कि शायद कोई एक मखसूस टारगेट को आउटसाइड इसराइल कहीं हिट किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने एम्बेसीज़ को किया तो हो सकता है किसी मिशन को हिट किया जाए, लेकिन इससे हट के ईरान की जानिब से एक रिस्पांस आया और बड़ा एक एग्रेसिव रिस्पांस था। इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स या मिसाइल्स और फिर विद इन इसराइल इंस्टॉलेशंस को हिट करना,
तो मेरा ख़्याल में एक तो जो एक मिथ बनी हुई थी कि शायद इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते इज़राइल के अंदर। ईरान ने उसको एक्सपोज कर दिया बुरी तरह, और उसके बाद एक उनके जो जितने भी वेल विशर्स हैं, जो उनके जो पीछे खड़े हैं बिलखुसूस वाशिंगटन, उनको भी मैसेज ये चला गया है कि अगर ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर इसकी कॉस्ट सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल को पे करनी पड़ेगी। तो मेरा ख़्याल में उसके बाद हमने देखे कि जो रिपेयर वर्क या डी एस्केलेशन के लिए कोशिशें हैं उनका आगाज़ भी वाशिंगटन से हुआ है, और उसके बाद रीजन के अंदर बिलखुसूस सऊदी अरब को एक्टिव किया गया। और आपने देखा कि कल रात में जो इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं इस रीजन के अंदर बिलखुसूस ईरान, फिर तुर्की और इसी तरह दीगर जो ममालिक हैं उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ मुसलसल एक कंसल्टेशन चल रही है। तो उससे हमें लग रहा है कि परेशानी का अब जो अंसर है वो कहीं हमें वाशिंगटन में ज़्यादा नज़र आ रहा है, तेल अवीव में ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन वो ईरान में या मॉस्को में या कहीं और नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि हम समझ रहे थे कि अगर ईरान एक्स्ट्रा माइल जाके इस तरह का कोई एक एक्शन लेता है तो उसके 24 घंटों के अंदर कहीं लगता है कि इज़राइल की जानिब से या अमरीकी, क्योंकि वो मौजूद हैं उस रीजन के अंदर, उनके बहरी बेड़े मौजूद हैं, बरतानिया के मौजूद हैं, तो वहाँ से कोई एक्शन होगा। बजाय एक्शन के अब प्रिपेयर वर्क और डी एस्केलेशन की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि एक वर्ल्ड वॉर के लिए सफारा हो गई हैं दोनों साइडें, तो ये उसकी तरफ एक कदम ही है। उसकी वजह ये है कि जिसको मैं सोच के करता हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड सिस्टम बनाएगा और उसके लिए अदारे बनाए गए, IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और भी WTO और यूनिसेफ और सारे अदारे बनाए गए, अक़वाम मुत्तहिदा भी, ताकि ये मामला और पे वीटो पावर्स भी कुछ दी गई। अब जो टसल है वो जो वीटो पावर जो P5 थे, जो विनर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उनके दरमियान टसल शुरू हो गई आपस में, रूस और चाइना एक तरफ आगे जाके। हाल ही में जो ट्रेड में चीन ने व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और जो उनका सोलर हैं, उससे बिल्कुल आउटस्मार्ट कर दिए यूरोप को भी और उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी बिकने के। तो जेनेट येलन जो उनकी वज़ीर ख़जाना हैं अमेरिका में, उसे ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, वो चीन गई हैं और चीन पे जाके उन्होंने कहा कि आप बंद करें हम, वरना सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन अजीब रिस्पांस वहाँ से आगे से आया कि जैसे आप किसी से मिलने जाएं तो आगे मिलें तो आगे अगलों ने गोंडा बिठाया हो आपको डराने के लिए। उन्होंने ऐन उसी वक्त एक फॉरेन सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा आए जिनसे उन्होंने बात की और उनका नाम था लेबरॉफ, रूस के, और उन्होंने आके कहा, और उसके बेस पे जेनेट येलन के वापस आने के बाद उन्होंने प्रेस रिलीज़ इशू की जिस पे उन्होंने ये सवाल रेज़ किए गए कि WTO जो एक अदारा था उसके मैंडेट से बाहर आके आप हमें कह रहे हैं सैंक्शन नहीं लगा, तो क्या वो अदारा फेल हो गया, ख़त्म हो गया। तो लगता ये है कि जो रूल बेस्ड सिस्टम इंटरनेशनल था और अदारे जो हैं वो इररेलेवेंट बड़ी तेज़ी से, तो ये आपको लगता है कि एक्चुअल इट इज़ रन अप टूवर्ड्स अ फुल फ्लेज वॉर? क्योंकि देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुई, डिक्लेयर हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर मेरा ख्याल है, ये लगता है कि ये तब शुरू हुई जब रशिया ने यूक्रेन पे कर लिया और वहाँ पे वो जंग जीत भी गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। और इनिशियली हमने देखा कि शायद अब प्रॉब्लम क्या है कि एक नई इकनॉमिक पावर का राइज हो रहा है, और अगले 10 सालों में हम देखेंगे कि जो इकनॉमिक एरिना के ऊपर चीन हमें एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पे नज़र आएगा। और इट्स ऑब्वियस कि ताहिर साहब के जो पहले से मौजूद पावर्स हैं, बिलखुसूस अमरीका और उनके इत्तेहादी जो यूरोपियन हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो स्पेस उनसे छिने। और इसी को लेकर मेरा ख़्याल में पिछले हम कह सकते हैं कि एक डेकेड से तो कम से कम एक कोशिश हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती जा रही है कि किस तरह चीन को कंटेन किया जाए, किस तरह उसको रोका जाए एक इकनॉमिक पावर बनने से। और उसके लिए मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं। तो पहले तो लगता था कि ये एक सॉफ्ट बैटल है कहीं, जिसमें इकनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करके उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब उसका हमें कहीं मिलिट्री फेस भी देखने को मिल रहा है। और जो पुतिन साहब की आपने ट्वीट की बात की, जो उनकी स्टेटमेंट आए बिलखुसूस ईरान के इस अटैक के बाद, तो मैं समझता हूँ कि ये बात हम इससे पहले भी कर रहे थे कि दुनिया अब एक ब्लॉक में डिवाइड हो चुकी है। 2 ब्लॉक्स हैं और एक में यकीनी तौर पे चीन और रूस खड़े हैं कहीं फ्रंट रोल के अंदर,
और उनके साथ फिर हमें ईरान भी नज़र आता है, फिर नॉर्थ कोरिया भी नज़र आता है, और कई ऐसे ममालिक हैं कि जो आगे चल के जाके अपनी पोजीशन लेंगे। डिवाइड इससे कहीं बड़ी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 ममालिक का जिनका जिक्र पुतिन साहब ने किया है वही है। मेरे ख़्याल में हर रीजन के अंदर, वो अफ्रीका हो, वो यूरोप हो या एशिया हो, वहाँ पे डिवाइड इससे कहीं बड़ी है, वो जो आगे चल के ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन वार के अंदर भी इनिशियली जब अमेरिका और यूरोप ने कहीं पीछे खड़े हो यूक्रेन के और एक बड़ी फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दी है, और थोड़ा बहुत कहीं हमें लगा है कि मुश्किल पेश आ रही है रशिया को, तो वहाँ पे भी हमें एक तरह की स्टेटमेंट देखने को मिली कि कहा गया कि हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन भी मौजूद है और अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस वो भी इस्तेमाल करेगा। तो मेरा ख़्याल में वो थ्रेट भी बड़ा काम किया है। और उसके बाद हमें लगता है कि एक तो ये है कि ख़ुद रशिया की अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी इतनी कमाल की थी कि उसने यूक्रेन को एक तरह से कैप्चर भी किया उस अंदाज़ में कि जो स्ट्रेटिजिक जगह चाहिए थी उनको एक अपने तरफ भी कर लिया, और साथ में जो यूरोप चाह रहा था या अमेरिका चाह रहा था वो गोल्स भी अचीव नहीं कर सके। लेकिन अब यहाँ पे भी लग ही रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो एक तरह से स्पेस लेने की कोशिश की गई थी, या जिस तरह आपने देखा था कि पिछले साल वो 7 अक्टूबर हमास के हमले से पहले जिस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बड़ी तेज़ी से इसराइल हर तरफ अपने रिलेशंस को डेवलप कर रहा था मिडल ईस्ट के अंदर या बाकी ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात आगे बढ़ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब पीछे चली गई हैं, वो बैकग्राउंड में चली गई हैं। तो मेरा ख़्याल में लग यही रहा है कि बड़े सोच समझ के जिस तरह यूरोप और अमेरिका यूक्रेन में पीछे हटे हैं, और आज यूक्रेन की हुकूमत उनकी इमदाद की मुंतज़िर है बट नहीं पहुँच पा रही। मिडल ईस्ट के अंदर भी जो मैंने पहले बात की है कि अगरचे एग्रेशन दिखाया गया है लेकिन उसका रिस्पांस इस अंदाज़ में आया है, और फिर पुतिन साहब की जो ट्वीट है उसने बता दिया है कि अगर एक रेड लाइन है उसको क्रॉस करेगा अमेरिका और उनके इत्तेहादी और इसराइल, तो फिर शायद सिचुएशन उस तरफ चली जाए जिसका जिक्र पुतिन साहब ने भी किया है कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। लेकिन अगेन अब दुनिया बदल चुकी है रेंसर साहब, मेरे ख़्याल में अब अगर ये जंग होती है तो इसके नुकसानात बड़े ही वसी होंगे। तो मेरा ख्याल में इस बात का एहसास अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को भी है। आप समझते हैं कि वेस्ट को लेड बाय द यूएस एट दिस पॉइंट एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हो चुकी है, हो गई है यहाँ पे? अमलन तो हो चुकी है मेरे ख्याल में, और मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के अंदर हो चुकी है मेरे ख्याल में। वहाँ पे वो सीरिया हो, वो इराक हो, इवन के यहाँ पे जो उनके इत्तेहादी हैं सऊदी अरब की शक्ल में, इन सब को। और इस वक्त वहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जो ईरान और का इन्फ्लुएंस प्रिवेल कर रहा है, वो यमन है, वो सीरिया है, वो इराक है। तो वहाँ पे अब स्पेस ना तो अमेरिका के लिए और उन इत्तेहादियों के लिए नहीं रही। तो आपको ये भी लगता है कि ईरान जो है इस वक्त अनक्वेश्चन्ड, अनकॉन्टेस्टेड मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन गया? अभी तो है सेंटिमेंट्स ऐसे हमें जो पहले हरमैन शरीफैन की मौजूदगी की वजह से सऊदी अरब को समझा जाए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा लगता है आपको ये बिल्कुल ऐसे। और बिलखसूस ये जो फ़लस्तीन का रिसेंट एपिसोड है जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, पिछले साल से अब तक कुछ 8 माह हो चुके हैं, चल रहा है, इसने तो बुरी तरह मतलब है कि जो अरब लीग है और OIC को एक्सपोज कर दिया। और इस दौरान अगर किसी मुल्क ने तनहा पोजीशन ली है इस सारे मामले पे तो वो ईरान ही है। तो मेरे ख़्याल में अब हम समझते हैं कि जो एक लीडरशिप का रोल है उसको उसने क्वालिफाई तो कर लिया। आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड के लीडरशिप के रोल को क्वालिफाई किया है। और इस वक्त भी हम देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वहाँ पे जिस तरह तारीफ़ हो रही है ईरान की और बाकी ममालिक के किरदार के ऊपर क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं, उससे हमें लगता है। और फिर उसने अमलन भी साबित किया, अगर जो प्रोसेस की शक्ल में वहाँ पे मौजूद है मिडल ईस्ट के अंदर, या फिर आपने देखा है कि सीरिया के अंदर या इराक़ के अंदर जिस तरह उन्होंने अमेरिकन को और उनके इत्तेहादियों को वहाँ पे नाकाम बनाया है, या बशार अल असद की हुकूमत को जिस तरह उन्होंने बचाया है, या ये है कि फिर उनका जो लबनान के अंदर प्रॉक्सी है हिज़्बुल्लाह की शक्ल में उनका बाकी रहना और इस ताकत के साथ। तो मेरा ख़्याल में इससे तो साबित होता है कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी और मिलिट्री फ्रंट बात नहीं है ये सेक्टेरियन देखा जाए, क्योंकि सारी दुनिया की अक्सरियत किसी और सेक्ट के साथ है,
और एक मिनॉरिटी सेक्ट जो वो लीडरशिप बड़ी अजीब है तो ऐसे ही बिल्कुल, बट अगेन वो सस्टेनेबल हो सकेगी कि नहीं, अजीब नहीं। मेरा ख्याल है कि अब रियलाइजेशन एक आ रही है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी कि सेक्टेरियन डिवाइड बाय डिज़ाइन थी और इसका बुनियादी मकसद खुद मुसलमानों को तकसीम और कमज़ोर करना था। अब शायद इस डिवाइड को लोग ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस डिवाइड से बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरह की अब तारीफ़ हो रही है ईरान की, मुझे नहीं लगता कि डिवाइड अब बाकी रहेगी। रादर पाकिस्तान में भी जो सेक्टेरियन किलिंग और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको धक्का लगेगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक लग भी चुका है। अब लोगों को मालूम है कि जो इस बुनियाद पे लोगों को तकसीम करके अपने लिए स्पेस लेते रहे हैं, अब उन्हें मालूम है, क्योंकि उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है ना, क्योंकि फ़लस्तीन के मामले को लेके आप वो कौन सा नुक्ता निकालेंगे कि जिसमें आप कहेंगे कि ईरान दुरुस्त नहीं कर रहा। यकीनी तौर पे आपको ईरान की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जब करनी पड़ेगी तो यकीनी तौर पे जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका भी एक सॉफ्ट कुशन जो है वो ईरान के लिए पैदा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आप इस बुनियाद पे लोगों को तकसीम करके तो अपने लिए कुछ स्पेस ले पाएंगे। ये डिवाइड अब डाई डाउन हो रही है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने पहले कहा है कि अब दीगर मुस्लिम ममालिक के किरदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि अगर ईरान ये पोजीशन ले सकता है तो बाकी ममालिक। जेनेट येलन के दौरे से कनेक्ट करके अगर मैं दोबारा इसको ड्रॉ बैक करूँ, तो डू यू एग्री विद मी कि बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट है ये डोमिनेंस का ग्लोबली, जिसकी ये मिलिट्री फॉर्म है जो यकीनन है, इसमें तो कोई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अमेरिकन जो हैं वो डिप्लोमेटिकली एक टर्म बोलते हैं डाइम, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री। तो जो इंफॉर्मेशन और डिप्लोमेसी और इकोनॉमी है उसमें तो फेलियर वाज़ेह है, क्योंकि वो ज़रा उनकी वहाँ पहुँच गई है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बाईपास करके WTO के, क्योंकि WTO हम सब ने देखा है टैरिफ। आपको याद है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में हुमायूं अख्तर होते थे तो कितना हम ईगरली मिलते थे कि क्या हुआ। फिर टैरिफ कमीशन था, टैरिफ लोअर हुए, कहते हैं पाकिस्तान को $25 बिलियन का नुकसान हुआ टैरिफ लो करने से, 25% पे होने। यू रिमेंबर होल अखबारों में बड़ी रोज़ खबर होती थी टैरिफ के ऊपर, ट्रेड उसके साथ। तो ग्लोबल ट्रेड को IMF भी मॉनिटर करता है, कस्टोडियन है। इन अदारों को बाईपास करके जाके नेगोशिएशन, जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ कोर्ट डिसीजन, और अब उसकी मिलिट्री फेज है। तो ये बहुत बड़ा, डू यू थिंक कि द वर्ल्ड हैज़ कम टू अनदर एंड 100 साल का जो तारीख थी अब अनरेवल हो रही है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम इदारों की बार बार बात कर रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। उनका तो पिछले हम कह सकते हैं कि 70-75 बरस के अंदर एक फेलियर हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इदारे होते हुए डिस्प्यूट्स बजाय रिजॉल्व होने के कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब उनकी क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन पे तो क्या आपको ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ना सिर्फ इंटरनेशनल फोरम पे बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी जो फोरम्स बने हैं उनका भी हाल आपने देख लिया है। उनसे तो कोई अब लोग उम्मीद नहीं रख रहे। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि इसका जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है इकॉनमी ही, इसमें कोई शक नहीं है कि सॉफ्ट एक जो वॉर थी उसमें फेलियर हुआ। गोया कि कोशिश हमेशा होती है बड़ी पावर्स की, बिलखुसूस अमेरिका की, कि लोगों को डिप्लोमेटिकली एंगेज करके अपने कैंप में रखा जाए और किसी और तरफ ना जाने दिया जाए, लेकिन उस पर भी नाकामी हुई। बड़ा सॉफ्टली चाइना ने पेनिट्रेट किया, लोगों को इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर एंगेज करके स्पेस ली। तो उस एंड पे तो अमेरिका और उनके इत्तेहादी नाकाम हुए हैं। अब उनको लगता है कि यही एक रास्ता है कि आप उन रास्तों पे कि जिन रास्तों से चल के चीन ने एक माशी ताकत में बदल जाना है, अब उनको वहाँ पे एक ट्रबुलेंस क्रिएट कर दें। तो मेरे ख़्याल में ये फ्रंट्स मिलिटरीली खोले गए हैं, ये भी कुछ ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। हम बात अभी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि अगर ये अटैक्स को रोका गया है तो इनकी जो प्राइस है वो कितनी बड़ी पे करनी पड़ी है इज़राइल को या उनके इत्तेहादियों को। या अब अफ़गानिस्तान की हम बात करते हैं तो 3 ट्रिलियन गोया कि आपने यहाँ पे स्पेंड किए हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से आपको नाकाम जाना पड़ा। रूस की पूरी इकोनॉमी से ऑलमोस्ट डबल। तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, और अल्टीमेटली आपको रास्ता देना पड़ेगा उन पावर्स को कि जब इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर एक तरह से एक बड़ी माशी ताकत के तौर पे उभरने जा रहे हैं। तो है यही, और मुझे लगता है कि जो खदशा ज़ाहिर किया है पुतिन साहब ने कि शायद एक तीसरी आलमी जंग शुरू होने जा रही है,
मुझे नहीं लगता कि उस ऑप्शन की तरफ अमेरिका और उनके इत्तेहादी जाएंगे, उससे पीछे हटेंगे और अल्टीमेटली रास्ता देना पड़ेगा उन पावर्स को कि जो आप, या अगर बिल्कुल देखें कि रास्ता है तो लड़ी पड़ें, क्या पता। हो सकता है, लेकिन उसके इम्कानात मुझे फ़िलहाल कम नज़र आते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, जो जेनेट येलन है उन्होंने इसरार ये किया कि जो ई व्हीकल्स हैं वो आप कम करें भेजनी, क्योंकि टैरिफ लगा के भी वो इतनी सस्ती हैं और इतनी अच्छी हैं, टेस्ला से अच्छी क्वालिटी की और BMW और बाकी जो टॉप ब्रांड है उनसे अच्छी क्वालिटी की ई व्हीकल्स, और बैटरियां उनकी 1000 किलोमीटर चलने वाली उसके अंदर वो लाएंगे और लगाएंगे, तो ज़ाहिर है वो लोग ख़रीदेंगे डर्ट चीप प्राइस के ऊपर। दूसरी बात, उन्होंने सोलर पैनल और ये सारी बात की। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मैं सोच रहा था कि हमें भी अपने घर पे सोलर पैनल छोटे 5 kV या 10 के नहीं, छोटे छोटे लगाने चाहिए और साइकिल के ऊपर आना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक हो तो उसको आगे करे। इसकी एक और कॉनोटेशन भी है, वो ये है कि अगर वर्ल्ड इन अ मैसिव वे मूव कर जाता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू ई व्हीकल्स या जो सोलर पैनल के तौर पे, तो तेल की दौलत जो है वो होगी तो लबालब भरे हुए बट इररेलेवेंट हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो गल्फ़ कंट्रीज़ इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं उनकी प्रोग्रेस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। और US डॉलर, जिसकी स्टोरी ये है कि जब निक्सन के दौर में तरक्की हुई तो कर्ज़ा चढ़ गया अमेरिका पे बहुत, जिससे करेंसी क्रैश नीचे जानी शुरू हुई, तो उन्होंने सोना निक्सन के दौर में बेचा और डॉलर को फ्री फ्लोट किया, और बाद में ओपिक से मुआहदा किया कि डॉलर में ट्रेड होगी सारी। तो तेल के ऊपर एक तरह से डॉलर जो है वो पेग है। अगर तेल टका टोकरी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये कम हो जाता है बहुत, तो डॉलर का भी US करेंसी का भी, तो दैट इज़ अ नेचुरल फॉल ऑफ द वेस्ट। क्या ये होने देगी उनकी मिलिट्री मशीन? तो वॉर का जो स्पेक्टर है ना, जिसे कहते हैं सोर्ड ऑफ द डेमोक्लेस, दैट हैंग्स, मेरा ख्याल में दैट्स अ रियल थ्रेट, क्योंकि बजाय उस तरह गोइंग डाउन द ड्रेन वो चाहेंगे कि मिलिटरीली कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि मिलिट्री मशीन तो अभी भी अमेरिका की सबसे बड़ी है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।